समकालीन कहानीकारों में अनीता रश्मि का नाम प्रतिष्ठित व सुपरिचित है। अनीता रश्मि जी एक संजीदा कथाकार हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी वात्सल्य रस, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। दादी माँ, तुम्हारी हथेली कितना हॉट है, मैं उस पर सर रख कर सो जाऊँ? उज्ज्वल के इतना कहते ही पार्वती गदगद। उस अनजाने शहर के उस बड़े से कमरे में एकाएक बहुत ही सुकून का एहसास होने लगा। हाँ बेटे, सो जा। कितने दिनों से किसी बच्चे को थपकी देने के लिए मेरी हथेलियाँ तरस गईं, पार्वती ने सोचा। अपनी दोनों हथेलियों के बीच उज्ज्वल के ललहुन कोमल कपोलों को खरगोश के बच्चे सा छिपा लिया। उनके चेहरे पर एक स्निग्ध तरलता टपक रही थी। पूरा वातावरण गवाही दे रहा था। जैसे ही रामप्रसाद कमरे में आए, उन्हें बहुत संतोष का अनुभव हुआ। बहुत दिनों बाद उन्होंने पत्नी की आंखों, चेहरे के भाव, यहाँ तक कि शरीर की भाषा में भी बहती हुई तरलता देखी थी। विभोर होकर कहा, पार्वती, तुम तो यहाँ फिर से 20-25 की हो गई। लोहित का बचपन याद आ रहा है ना? हाँ जी, लग रहा है हथेलियों के बीच लोहित सो रहा है, वो बिना हिले डुले बोली। अब मेरे मन को शांति मिली। उतना बड़ा लोहित अब ऐसे सोएगा? अफसोस कर रही हो? नहीं, अफसोस कैसा, आप तो जानते हैं ना, मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। पार्वती उज्ज्वल को धीमे धीमे थपकी देती रही। लोहित के विदेश जाने, फिर वापस आकर अलग शहर में बसने के कारण आंखों में जो सूनापन छा गया था, वो हटता सा लगा। पार्वती अब उन्हें बीच मझधार में छोड़कर नहीं जाएगी। उसके लिए जीने का ये बहाना काफ़ी है। कुछ दिनों से वो यही सोच रहे थे। रामप्रसाद पार्वती की तड़पन को देख देख कर बहुत घबरा गए थे। तुलसी के पौधे को नित्य सींचते हुए, संध्या दिखलाते हुए मन ही मन प्रार्थना में डूबी रहती। उत्साहहीन चेहरे में कभी चमक नहीं आ पाती। इन 10 सालों में उसकी छोटी सी मुस्कान के लिए तरस गए थे। परसों लोहित की चिर प्रतीक्षित चिट्ठी लेकर डाकिया आया था। वो डाकिये को देख अंदर की ओर मुड़ गई थी। वैसे डाकिया के आने के टाइम उसको बाहर का ही काम रहता था। परसों भी बाहर का दालान झाड़ रही थी। रामप्रसाद ने ही पत्र लिया था। लो, आ गई बेटे की चिट्ठी, बुलाहट। मैं कहता था ना, लोहित हमें नहीं भूल सकता। उनका खिला खिला व्यवहार भी पार्वती को हर्षित न कर सका। वो चौंकी। फिर आम के बिखरे पत्तों को पूर्ववत झाड़ू से हटाते हुए पूछा, लोहित की चिट्ठी? वे आंगन में आम के पेड़ के नीचे बिछी खाट पर बैठते हुए बोले, हम दोनों को बुलाया है। लिखा है, आप दोनों के बिना घर एकदम सूना है। आपका पोता भी आपको याद करता है, उसे देखने नहीं आइएगा। और लिखा है, आने के लिए लिखा है उसने, अब सुधाई। वो रोष में डूबी झाड़ू चलाती रहीं। कान तो उनके उसी ओर थे। फिर अचानक कह उठी, हमारा पोता वो हमें याद करता होगा? कितना लंबा हो गया होगा। सुनते हैं बहू गोरी है, वो भी गोरा होगा। हाँ, होगा क्यों नहीं, उसकी दादी जो इतनी गोरी है। वे इतना कह उसकी चमकती आंखों में झांकने लगे। वो झाड़ू फेंक कर उनकी बात सुन रही थी। फिर से उठा, झट सूखे पत्तों को बुहारती कहने लगी, कौन होती हूँ मैं जो मेरा रंग रूप लेगा? चेहरा निष्प्रभ। पतझड़ के दिन उसके चेहरे पर भी पतझड़ छा गया। कभी बेटे लोहित के द्वारा उसके जन्मदिन पर लगाया गया बिरवा आज विशाल वृक्ष बन आधे आंगन को घेरे हुए था। मिट्टी के बाउंड्री वॉल पर पेड़ झुकाया था। अपनी डालियों को जबरन घर के अंदर घुसेड़ रखा था। उसकी एक भी डाल वो काटने नहीं देती। दिन भर में 3 बार पतझड़ी पत्तों को बुहारती, बेटे की याद संजोती। घंटों बीत जाते, उसका मन उसकी छाया से हटने नहीं देता। दोनों अक्सर वहीं बीत गए दिनों को मोती सा चुगते रहते। मानस पुत्र था वो विशाल आम का पेड़। उसे लगाया भी तो था लोहित ने। उसका 10वां जन्मदिन था। बहुत शौक से कलमी आम का एक नन्हा पौधा लेकर रामप्रसाद आए थे। आनन फानन में आंगन के बीचों बीच गड्ढा खोदकर उसमें गोबर की खाद डाल मिट्टी को एकसार किया था पिता पुत्र ने। एक किनारे खड़ी पार्वती भी हंसे जा रही थी। जैसे वे हटे, पार्वती ने लोहित के पास आकर पौधा लगवाया था और मिट्टी गड्ढे में भर दी थी।
कांसे के लोटे में रखे पानी को लोहित से ही हौले हौले डलवाया था। उसने उस बार लोहित को रेडीमेड धोती कुर्ता पहनाकर, सर पर पगड़ी बांध, मोर मुकुट लगा, माथे पर तिलक कर कृष्ण की तरह सजाया था। वो कान्हा के बाल रूप पर वारी वारी जा रही थी। उसी आम के पौधे के चारों ओर देर तक लोहित मगन हो नाचता रहा था। बाद में उसी जगह पर कॉपी किताब लेकर बैठ जाता। आम का पेड़ और लोहित साथ साथ बढ़ रहे थे। दोनों पति पत्नी के दिल में एक साध पल रही थी, बेटे को डॉक्टर बनाना और यहीं के नए बने अस्पताल में पदस्थापित करना। राम प्रसाद शिक्षक थे, गांव के स्कूल में ही अपनी सेवाएं दे रहे थे। 2 वर्ष पहले ही पंचायत के चुनाव में जीते थे। मन में था बहुत काम कर लिया, अब गांव की सेवा करनी चाहिए। अब तो शिक्षकों की स्कूल में कमी भी नहीं। बहुत काम किया था। अस्पताल का निर्माण भी उनकी लिस्ट में था। 10वीं पास पार्वती भी उनके सपनों के साथ थी। लेकिन बड़े हो गए लोहित की इच्छाएं और थीं। वो विशाल आम्र वृक्ष की ऊंचाई की तरह हाथ में नहीं आ रहा था। पिछले 10 सालों से वो उसकी परछाई पकड़ने के लिए भागती रही थी। परछाई हाथ नहीं आ रही थी। उन 10 वर्षों ने राम प्रसाद के सांवले हाथों गालों में झुर्रियाँ भर दी। गोरी, मासूम, कोमल, दुबली पतली पार्वती झुर्रियों से अब भी अछूती थी। हाँ, मुंह इतना सा निकल आया था। चलो अब झाड़ू बुहारू छोड़कर अपने कपड़े सहजना शुरू करो, कल सवेरे ही चल देंगे। पार्वती ने सर उठाकर हौले से उनके उत्साह को देखा। वे कहते रहे, 14-15 घंटे का रास्ता है। लोहित का ड्राइवर रात तक गाड़ी लेकर पहुंच जाएगा। वे फिर से वर्तमान में आ गए। पार्वती जैसे सुन ही नहीं पाई। यहाँ भी तो सब समेट रखना होगा ना, देर करना ठीक नहीं। वे उठ खड़े हुए। उन्हें बेटे के पास पहुँचने की जल्दी थी। मैं नहीं जाती। आत्मदर्प से पार्वती का चेहरा तप गया। श्रम एवं अभिमान से गोरा चेहरा लाल हो उठा। आप हो आइए, उज्ज्वल को आंखों में बसाकर ले आइएगा। लो, तुम्हें अब मान हो गया। इतने दिनों से सबसे मिलने की रट लगाई थी, आज क्या हो गया? सुन रही मेरी बात? कहाँ खो गई? इतने साल बाद उसे होश आया कि गांव की गलियों में बूढ़े माँ बाप उसका बाट जो रहे हैं। मैं नहीं जाती, तुम जा सकते। मैंने मन को समझा लिया, तुम भी समझा लो ना पार्वती। वे झाड़ू छीनते हुए बोले। पार्वती झाड़ू को कसकर पकड़े रही। एक तिरछी निगाह उन पर डाली। ऊपर सर उठा, गौर से गाछ की ऊंची फुनगी को देखा। फुनगी पर चंद कोमल ललहुन पत्ते और हरियाए पत्ते लहरा रहे थे। गहरे हरे पत्तों से होते हुए जड़ तक उसने गहरी निगाह डाली, फिर सर झुका लिया। एक अस्फुट स्वर, मैं समझना नहीं चाहती। बैठो, पहले शांत हो लो। उन्होंने गहरी सांस ली। मैं भी सोचता हूँ, इतने साल उसे हमारी सुध ना आई, कभी देखने नहीं आया। बस 2 जोड़ी कपड़े और महीने में 10,000 भेज समझता रहा कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। बुढ़ापे में बस पैसे और कपड़े हमारी ज़रूरत है। बस पैसे और कपड़े। वे भावुक होने लगे। हमारी भावना, हमारा अकेलापन, हमारा जुड़ाव कब आज के बच्चे समझेंगे? पार्वती उनकी भावुकता देखकर बेचैन हो गई। झाड़ू पटक कर उनके निकट आ गई। वे कहते रहे थे, आज वे कहाँ समझ पाते हैं कि उनकी उपलब्धि पैसे के परे भी उनका जीवन है। जहाँ उनकी नींव पड़ी, वहाँ कोई उनका इंतज़ार कर रहा है। नींव के पत्थरों को कितनी जल्दी भूलने लगे आज के बच्चे। पार्वती ने उनकी आवाज़ में नमी महसूस की। हमारी आंखें पथरा गईं। न खुद आया, न बस शादी की खबर भेज दी। उनकी आवाज़ के गीलेपन को पेड़ की जड़ों ने भी महसूस किया। न पोते के जन्म का ही समाचार दिया, सारी खबरें बाद में मालूम पड़ती रहीं। वे खांसने लगे। वे आहत। पार्वती समझ गई, भावनाओं के उठे ज्वार में उन्हें संभालना जरूरी। उनके हाथ पैर देर तक सहलाती रही थीं। कभी घर पर ही ट्यूशन पढ़ाने वाली पार्वती उनकी इस जिद्दी खांसी को अच्छी तरह पहचानती है, बच्चों की तरह उन्हें संभालती है। अमेरिकी मूल की बहू बेटे को ऑस्ट्रेलिया में मिली थी। दोनों उस समय साथ पढ़ रहे थे। लोहित को विदेश भेजने के लिए उन्होंने कई खेत बेच दिए थे। लोहित पढ़ाई खत्म कर वहीं नौकरी करने लगा था। 5 साल रहा होगा कि वैश्विक होते समय में ऑस्ट्रेलिया गए भारतीयों पर हमले होने लगे और बीच में ही अपनी फैमिली के साथ वो लौट आया था। कहना चाहिए लौट जाना पड़ा था।
उसकी पत्नी और साल भर का उज्ज्वल साथ में था। अपने को तो देखते नहीं, आप ही बोलते थे ना, कभी मुंह मत दिखाना, कैसे आता भला। जब वो विदेश में शादी कर आने की अनुमति मांग रहा था, राम प्रसाद ने गालियों भरा खत लिखकर आने से मना कर दिया था। उस समय मुंह देखते उनका। दुर्वासा मुनि को मात कर रहे थे। क्रोध ही जिंदगी का बड़ा हिस्सा। कौन कहता है वे लोहित के पिता थे? दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन बन बैठा था अपना जाया। खबर भिजवा दी थी, खबरदार जो मुंह दिखलाया जहर खा लूँगा। नोएडा में रहने लगा तब भी वही गुस्सा। कितने दिन बाद सेटल हो पाया, कोई खोज खबर नहीं ली, उबलते पकते रहे। उन्होंने एक ही बंदिश तो डाली थी, सब करना बस मेम से ब्याह न करना। ये वो समय था जब माता पिता के अंदर उदारता नहीं आई थी। मेम एकदम त्याज्य। वे सर हिलाने लगे। उनके घुटनों पर हाथ रख पार्वती बोल पड़ी, तुम्हारे गुस्से से डर गया होगा। राम प्रसाद हंसने लगे, देर तक हंसते रहे। अब ऐसे मत हंसो, किसे समझाती है रे पगली, अपने को या मुझे? बचपन में मार कर घर से बाहर कर देता था, तब तो नहीं डरा वो, हाथ पैर दबा घंटों चिरौरी करता। अब ऐसे नहीं कर सकता क्या? इतना बड़ा हो गया। पार्वती का आत्माभिमान कभी खिसक कर रामप्रसाद के पास चला जाता, कभी उसी के पास रहता। ऐसे भावुक क्षणों में दोनों एक दूसरे को भरपूर समझाते। वे क्षण हर दूसरे तीसरे दिन आ ही जाते, भरपूर जिद्दी क्षण। रात होते ही ड्राइवर सुरेश आ पहुंचा। एक कमरे से बारी में जाने का रास्ता था, पतले गलियारे से तो था ही। पार्वती कमरे में थी। आगे आंगन में जाने के बदले वो पीछे बारी में जाकर कुएं की जगत पर जा बैठी। सामने पुदीना लहरा रहा था, चारों ओर उसकी भीनी भीनी सुगंध तैर रही थी। उसका ध्यान नहीं गया। राम प्रसाद मनाने आए तो साफ कह दिया, मैं अभी नहीं जा पाऊंगी, जिद नहीं करो। अपने साफ सुथरे आंचल को कमर के गिर्द लपेटते वो दूसरी ओर मुड़ गई। मैं भी नहीं जाता, जा। सवेरे अंततः गाड़ी लौट गई। एक हफ्ते बाद फिर गाड़ी हाजिर। पार्वती का मान स्थिर न रह सका जब उसने 5 वर्षीय बच्चे को उतरते देखा। कुएं से तुरंत निकाली गई बाल्टी पटकती चीखी थी, लोहित, एकदम लोहित। उज्ज्वल को पेट से चिपका कितने चुंबन जड़े, गिनती नहीं। अंदर कोठरी में बैठे रामप्रसाद भी निकल आए। लोहित आया? चिर प्रतीक्षा में लीन आंखें अनहोनी देख रही थीं। हतप्रभ हो गई वाणी उनकी। वात्सल्य रस से पार्वती का चेहरा उद्भाषित। वे समझ गए अब पार्वती का इनकार दम तोड़ देगा। मैं कहता था ना, ये तुम्हारे रंग रूप का होगा। लोहित ने भी तो तुम्हारा ही रंग चुराया था, है ना पार्वती? मैं तो उसके चेहरे के रस से अभिभूत हो वे चुप हो गए। उस घर के आंगन, बड़े से बरामदे, दालान, बारी, कुएं, वृक्षों, सब्जी के पौधों, तुलसी दलों, केले के पत्तों, आंवले के बीजों में अचानक बसंत आ गया। पतझड़ में गिरी पत्तियों, झरे पुष्पों, नंगे विटपों के बीच बसंत। 14 साल की उम्र में ब्याह कर यहाँ आई थी, उस पर वही कैशोर्य छा गया तुरंत। फिर जवानी आ गई थी। कभी चावल को सिलबट्टे पर पीस कर छिलका बनाती, कभी भिगोकर अरवा चावल सुखाने के बाद ढेकी में कूटकर मीठे गुड़ का अरसा तलती। क्या करे क्या नहीं समझ नहीं पा रही थी। उसके घुटनों का दर्द, कलाइयों की सूजन, छाती पीठ की जकड़न, माथे की पीर और दिल के हंसते घाव सब छूमंतर। किस परी की जादुई छड़ी का कमाल। आज तीनों के चेहरे से टपकने वाली गर्मी वातावरण में फैली थी। कौन किसका पूरक, कहना कठिन। दूसरे दिन सवेरा होते हुए निकल पड़े। अरसा और चावल की पपरी, छिलका साथ में बांध ली थी। धूल भरे रास्ते पर क्रीटा आगे बढ़ रही थी। विभिन्न प्रश्नों से व्यस्त रखने वाला उज्ज्वल निर्द्वंद सो रहा था। लोहित के वेल फर्निश्ड फ्लैट में घुसते ही उन्हें बहुत अपना अपना सा लगा। दरवाज़ा खोला उज्ज्वल की आया ने। साहब और मेम साहब 10 बजे रात को आएंगे, ऑफिस में डेलीगेट्स आए हैं, उनको छुट्टी नहीं मिली, साहब बताने को बोले। उज्ज्वल के कमरे में उनका सामान लग गया। आया ने गर्मा गर्म सूप पिलाया। टमाटर का सूप देख पीकर हंसी पार्वती। ई बिलौती का रस है, ई सूप दौरा क्या होता है जी? अरे इधर अब तो माड़ को भी राइस सूप कहकर बड़े होटलों में बेचा जाता है। पार्वती गंभीर हो गई। सच? कितने लोग केवल माड़ पीकर भूख मिटाते हैं, उसको यहाँ होटल में बेचा जाता है? उसके आश्चर्य का ठिकाना न था। उसको अच्छे घर के लोग तो नाली में बहा देते हैं, राइस सूप।
तभी बाहर की गाड़ी की आवाज़ आई। दोनों की आत्मा कानों में सिमट गई। वे खड़े हो गए। पार्वती के पैर कांपने लगे। आया नीता आकर बता गई, साहब लोग आ गए। कितना याद करते थे आप दोनों को। वो चली गई। गाड़ी की आवाज़ कब बंद हुई उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने सुना, मॉम डैड आ गए नीता? यस सर। दोनों का जी मुंह को आने लगा। कैसा चेहरा हो गया होगा, उम्र की छाप पड़ी होगी, मोटा हुआ या। मारे उत्सुकता के राम प्रसाद बाहर आ गए। तब तक वे अंदर घुसे। पहले पिता फिर माँ के आंसू बांध तोड़ बह निकले। पार्वती तो बेहाल, उज्ज्वल को बेड पर छोड़ बेटे से लिपट हिचकियाँ लेती रही। पल ठहर गए। इन पलों में सारा मान, सारा गुस्सा, सारी शिकायतें बह गईं। बेटे के रूठे कपूरों को हाथों में भर लिया। तुम्हारी हथेलियाँ अब भी उतनी ही गर्म हैं माँ। इसकी ज़रूरत इतने सालों में कभी नहीं पड़ी। माँ बाप से भी कभी कोई रूठता है? गांव की वो गलियाँ कभी नहीं याद आईं? उसके शब्द टूट रहे थे पर संचित दर्द बह रहा था। जहाँ बचपन बीतता है उसकी याद कभी कोई भूलता है? मैंने अब तक तुम्हारे कंचे, गिल्ली डंडा, तुम्हारी स्लेट पेंसिल, पहली कलम, पोतड़े फलिया, पहले साल के सारे कपड़े सहेज रखे हैं और तुमने जीवित माँ बाप को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। तुम अकेले थोड़े ना हो, तुम्हारे जैसे कई। फिर अचानक उसे कोने में खड़ी बहू की याद आ गई। उधर मुड़ी की मेम बहू की आवाज़ कानों में पड़ी, मॉम मेरे सन को भी आपके गर्म हथेली की नीड है। दोनों कंधों पर उसके हाथ पड़े। वो समझ नहीं पाई क्या उत्तर दे। मन कह रहा था, ये लोग गांव में नहीं रह सकते तो क्या, हम यहीं साथ रह लेते हैं, मतलब साथ रहने से है। बहू का व्यवहार अच्छा था, समय नहीं दे पाते थे दोनों, बस यही कमी थी। सुबह 7 बजे निकल 9 बजे रात तक लौट पाते। आते ही पार्वती ने घर संभाल लिया, खासकर उज्ज्वल को। उसके खाने पीने, सोने, खेलने का खूब ध्यान रखती। उसका मन भी रमा रहता। लेकिन 6 महीने में ही पार्वती का मन भर गया। उसने लोहित को सपरिवार गांव में बसने की दावत दी। वो उसकी बात, उसकी चिरौरी नहीं टालेगा, टाल ही नहीं सकता, उससे पक्का भरोसा था। वो लोहित के कमरे की तरफ बढ़ी। लैपटॉप खुला था और सामने लोहित बैठा था। पास में पानी की पीताभ बोतल संग खाने का सामान पड़ा था। टेबल पर एक तरफ रखी पत्नी की नारंगी मिनी स्कर्ट में तस्वीर को देखते हुए लोहित ने अचानक कहा, आपसे कुछ कहना है। वो अवाक रह गई जब लोहित ने उसका हाथ थाम लिया और उत्साह से किलकते हुए कहा, थैंक यू मॉम। थैंक यू? थैंक यू किस बात का? तुम उज्ज्वल को सिखाते हो कि रिश्तों में नो थैंक्स नो। बात अधर में लटकी रह गई। वो बीच में बोल पड़ा, आपने इतने दिन मेरे बेटे की देखभाल की, अकेले घर पर उसे छोड़ने में चिंता होती थी। स्कूल से आने के बाद देखने वाला कोई नहीं, स्कूल भी ठीक से नहीं भेज पाते थे। मेड भी आपके कारण ही इतने दिन टिकी रही। तुम्हारा बेटा उज्ज्वल सिर्फ तुम्हारा बेटा है? कंधे पर हाथ से सहलाते हुए लोहित अपनी धुन में बोलता रहा, हम आपसे कब से कहना चाह रहे थे, हमें नौरे जाना है। खुद को मुश्किल से संभाला दोनों ने। देर तक चुप्पी पार्वती ने तोड़ी। फिर बाहर जाने की बात क्यों, गांव चलो। नहीं मॉम, अब वहाँ क्या रखा है। राम प्रसाद ने भी कहा, अब कहीं मत जाओ, इंडिया में रहो, बहुत सारे लोग लौट आए हैं। डैड नहीं, हमारे सपने कुछ और हैं। हमने पासपोर्ट वीज़ा सब बनवा लिया है। लोहित के मुंह पर शिकन नहीं, उत्साह की झलक थी। अगले महीने की 10 तारीख को जाना है। अगले महीने? बस 20 दिन बाद? एक बार भी बताया नहीं उज्ज्वल के बिना हम। दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। पार्वती के बोल भी फूटे थोड़ी देर बाद। अगले महीने? पूछने या बताने की ज़रूरत नहीं समझी, इतना रहस्य। इस संडे को सुरेश आप दोनों को छोड़ आएगा, हम नहीं जा पाएंगे। ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। 2 दिन के लिए उज्ज्वल भी चला जाएगा। 2 दिन में क्या मिल जाएगा, नहीं, उसे थकाने की ज़रूरत नहीं। रात में नए वीआईपी को पार्वती ने धीरे से खोल तह किए गए कपड़ों के नीचे हाथ डाला। उसके हाथों में लोहित का बचपन आ गया। पुराने छींटदार बक्से को वेल फर्निश्ड घर से कब का बाहर फिकवा दिया गया था। उसने हौले से उज्ज्वल को देखा। वो बेड पर बेखबर सो रहा था। फिर रामप्रसाद की ओर निगाहें डालीं। वे दीवार की तरफ करवट ले सोए थे। पार्वती को पता है वो जगे थे। उसने धीमे से लोहित के बचपन को उज्ज्वल के कबर्ड में उलट दिया। नन्हे नन्हे कपड़े, हाथ के बने गुड्डे, पहली वर्षगांठ पर लोहित के सिर पर बांधा गया मोरपंख,
छोटी मोतियों की माला, छुटपन में कमर में बांधा गया काले धागों का डंडक डोर, कंचे, छोटे छोटे रुमाल और मासूम हंसी किलकारी। दूसरे दिन ही उसने जिद मचा दी। लोहित, बहू, उज्ज्वल एक दिन रुकने के लिए कहते रहे, वो नहीं मानी। उसके आगे किसी की चली भी नहीं। दोनों को क्रेटा छोड़ने आई। धूल भरे घर में घुसते हुए रात के 9 बज गए। सब तरफ धूल का गुबार। थोड़ी दूर कच्ची सड़क है। उसने उनके मुंह, कान, नाक, बाल सब धूल से भर दिए। सुरेश ने घर की सफाई करनी चाहिए। दोनों ने मना कर दिया। सुरेश की आवश्यकताएं यहाँ से ज़्यादा वहाँ हैं। बहुत सारे कार्य निपटाने हैं, समय कहाँ है। उसे जल्द वापस भेज दिया गया। सुरेश को रात में खाने के लिए लोहित ने पैसे दिए थे, अतः उसकी कोई चिंता नहीं थी। उनसे कुछ खाया पिया नहीं गया। खाट पर मोड़ कर रखे गए बिस्तर खोल किसी तरह बिछाया राम प्रसाद ने और पड़ गए। पैताने पार्वती भी ढह गई। रात कैसे बीती दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया। वे चेहरे करुण रस से ओतप्रोत। एकदम भोर में राम प्रसाद की आंखें चपक गईं। धूप सर पर चढ़ नाचने वाली थी कि खुल भी गई। पार्वती बिस्तर पर नहीं थी। किसी कमरे में नहीं, रसोई में नहीं, पिछवाड़े नहीं, कुएं में झांका वहाँ भी नहीं। वे बदहवास। कानों ने सुनना, आंखों ने देखना बंद कर दिया। उनकी घबराहट बढ़ी। वे घबरा कर आंगन में आ गए। पार्वती आम के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी गर्म हथेलियों में दबी थी कुल्हाड़ी। आंगन के बीच में छोटी डालियाँ पड़ी थीं, ताजी कटी हुई। उसकी ओर देखने की उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वे जानते थे 9 रसों में से सबसे भयानक रस पार्वती के चेहरे को विकृत कर रहा होगा। तभी खटाक की ध्वनि गूंजी और एक पतली नन्ही डाली फिर। लगा उन्हें पार्वती पेड़ को धराशायी करके ही मानेगी। दर्द को कोई भी राह मिले, निकलने दो। उन्होंने कमरे की ओर कदम बढ़ाकर समस्या से जैसे आंख फेर ली। आंख ओझल, पहाड़ ओझल, कहावत कहते थे उनके पिता। जबकि वे जानते हैं इतनी आसानी से ओझल नहीं होता कुछ। अचानक पार्वती ने कुल्हाड़ी नीचे गिरा दी। उसका सर झुक गया था। सर झुकाए हुए ही कुल्हाड़ी को फिर उठाया, घुमाया, फिर घुमाया, जोर लगाकर दूर फेंक दी और आम गाछ को चूम उससे लिपट कर रो पड़ी। आंसू के साथ उसकी बेबसी, रोष, क्रोध सब बहने लगा। आंखें वात्सल्य रस से सराबोर होने लगीं। अभी आप सुन रहे थे अनीता रश्मि जी की लिखी हुई कहानी वात्सल्य रस। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।